और सुर्खियों के बाद शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बिजली संकट को लेकर बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलवाई है और ये उनकी अध्यक्षता में बैठक अभी भी चल रही है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी बैठक में शामिल है। कोल संकट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर यह बैठक चल रही है। प्रहलाद जोशी ऊर्जा मंत्री के अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक का हिस्सा हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त बिजली संकट को लेकर बड़ी बैठक चल रही है। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, बड़ी बैठक, क्या कुछ निकल कर आएगा? संकट को लेकर जम्मू से लेकर झारखंड तक जिस तरह के हालात बने हुए हैं और कई जगह कट्स लगाए जा रहे हैं बिजली के, और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। अब से कुछ देर पहले एक बैठक, उच्च स्तरीय बैठक शुरू हुई है गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर, जिसमें इसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री कर रहे हैं और इसमें जो कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के साथ साथ जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और कोयले के संकट इस वक्त देश सामना कर रहा है, उससे कैसे निपटा जाए। हमने ये भी देखा है कि कोयला संकट के चलते बहुत सी ट्रेनों को रद्द कर देना पड़ा, बहुत सी ट्रेनों को तैनात किया गया है कोयले के मूवमेंट को लेकर। तो ऐसे में इसे कैसे निपटा जाए। हालांकि ये भी बताते हैं कि केंद्र सरकार लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, राज्य सरकारों के साथ संपर्क में बनी हुई है केंद्र सरकार। तो ऐसे में इस संकट से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त बैठक ले रहे हैं और माना जा रहा है कि इस पर विचार किया जाएगा किस तरह से संकट से निपटा जाए, ताकि कोयले की आपूर्ति हो सके पूरे देश में और जो कट बिजली के लग रहे हैं उससे निजात पाई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। और अब बात करेंगे भोपाल की। बड़ा अपडेट आपको दे दें, मां तुझे प्रणाम योजना के तहत लाडलियां आज वाघा बॉर्डर के लिए रवाना होंगी। वाघा बॉर्डर के लिए 200 लाडलियां रवाना होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रविंद्र भवन में आज दोपहर 1 बजे ये हरी झंडी दिखाई जानी है। जिले भर से लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़कियों का चयन हुआ है। तमाम जिलों से हुआ है, अलग अलग जिलों से 13 से 17 साल तक की लड़कियों का चयन हुआ है। 7 मई को ये वापस वाघा बॉर्डर से लौट आएंगी। देश की 200 से ज्यादा लाडलियां आज वाघा बॉर्डर के लिए रवाना होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर की लाडलियों को वाघा बॉर्डर के लिए रवाना करेंगे। और मध्य प्रदेश में अगर बात करी जाए तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 रीलॉन्च होने जा रही है और इसी रीलॉन्च होने के दौरान जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भांजियां हैं यानी लाडलियां हैं, वो अब सरहद पर पहुंचेंगी और वहां पर किस तरीके से जो जवान है वो तैनात रहते हैं, किस तरीके से जो जोश और जो ऊर्जा है इन लाडलियों के अंदर भरी जानी है, उसका अनुभव ये जो बच्चियां हैं वो करेंगी। और प्रदेश भर के हर जिले से 4 जो लाडलियां हैं वो चयनित हुई हैं और पहुंचेंगी। किस तरह का जोश और उत्साह आप लोगों को है जब आप वाघा बॉर्डर पर पहुंचेंगी और छोटे छोटे कस्बों शहरों से आज आप पहुंचे हैं राजधानी भोपाल? जी, हम बहुत उत्साहित हैं और हम मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ मौका दिया और सभी लाडलियों को यहाँ मौका मिला। जी, क्या कुछ अनुभव आप लोगों को वहाँ पर होने वाला है? क्या कुछ आप अपने अंदर समाहित करेंगे कि देश के जवान किस तरीके से वहाँ पे काम करते हैं और क्या आगे आपको देश के लिए करना है? हम वाघा बॉर्डर देखने जाएंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा आर्मी के लोग कैसे हैं, क्या है, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, तो सब देख के हमें बहुत मोटिवेटेड फील होगा और कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। किस तरीके से बलिदान हमारे जो जलियांवाला बाग में या इस सब देश की आज़ादी के लिए दिया था, आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या क्या मोटिवेशन आप लोगों को वहाँ जाके मिलेगा? हम वहाँ पे जाके देखना चाहते हैं जो भी हमारे जवानों ने किया है हमारे लिए, जो भी कर रहे हैं, जो भी। आप बताइए। मैम, हम दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो किस तरह से धूप में खड़े रहकर हम लोगों को सेव करते हैं और दिन रात प्रोटेक्ट करते हैं। और जो हिस्ट्री है जलियांवाला बाग की वो भी हम जानना चाहेंगे एंड उसको रियल में देखना चाहेंगे। जी, हम जलियांवाला बाग में देखेंगे कि हमने हमेशा से ना बुक्स में पढ़ा हुआ है कि कैसे वहाँ पे मैसक्रे हुआ था, कैसे वहाँ पे सब गेट बंद करके गोलियाँ चलाई गई थी, तो वो सब जो है हमने सिर्फ इमेजिन किया हुआ था, लेकिन अब हम उसे आंखों से देखेंगे तो वो एक फीलिंग हमें आएगी कि कैसे वहाँ पे हुआ था और वो सब हमें एक
बोल सकते हैं कि दिखने को दिखेगा। जी, अब जब आप चयनित हुई हैं, बहुत कम बच्चियां हैं क्योंकि हर जिले से 4-4 बच्चे हैं, आप चयनित हुई हैं तो किस क्राइटेरिया क्या था, और आप जब चयनित हुई हैं तो वो चयनित होने के बाद कितना उत्साह आपको है कि चलो आपको वहां जाने का मौका मिला है? हाँ, हम बहुत उत्साहित है क्योंकि 4 लड़कियां अगर भोपाल से जा रही हैं, 1.5 लाख गर्ल्स हैं जो लाडली लक्ष्मी योजना में है, लेकिन 4 लोगों का हर जिले से है। लेकिन भोपाल में ऐसा है कि हम लोग 4 हैं तो सबको सारे घर वाले लोग हैं और जो रिलेशंस में हैं वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत सारी बधाइयाँ हम लोग को मिल रही थी सुबह से, कल भी मिल रही थी जब सबको पता चला कि हम लोग जा रहे हैं। हाँ, क्या आप वहाँ पे सीखेंगी जाके, और वहाँ से आने के बाद बच्चों में कितना ज़्यादा मोटिवेशन आप करेंगी? वहाँ जाके हमें ये सीखने को मिलेगा कि मतलब देश के जवान किस प्रकार अपनी बलिदान देते हैं और दूसरों को भी बलिदान देने के लिए मतलब उत्साहित प्रेरणा मिलेगी। आप क्या जाके वहाँ पे सीखेंगी? मैं सबसे पहले वहाँ पे जाके आर्मी की लाइफ स्टाइल सीखूंगी। मैं जब से छोटी थी हमेशा से आर्मी और पुलिस में जाने का सपना देखती थी और मुझे आर्मी के जवान होना बहुत पसंद है जो अपने जीवन को दांव पे लगा के हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो प्रदेश भर के जो हर जिले हैं उसमें से 4-4 लाड़ियों का चयन हुआ है और पहली बार है जब माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत जो प्रदेश भर की लाडलियां हैं वो बाघा बॉर्डर पर पहुंचेंगी। जवान किस तरीके से देश की सेवा के लिए तैनात रहते हैं, हर समय जो उनका क्षण है, हर पल वो पूरी तरह से देश के लिए समर्पित है और जो समर्पण है देश के लिए, कुछ इसी तरह की भावना इन लाडलियों के अंदर समाहित होगी। और बाघा बॉर्डर का जो अनुभव है ये जो प्रदेश भर की लाडलियां हैं वो 7 दिनों के अंदर अपने अंदर समाहित करेंगी और पहला मौका है जब इस तरह से जो लाडलियां बाघा बॉर्डर जा रही हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो लाडली लक्ष्मी योजना न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में अन्य राज्यों ने भी मॉडल के तौर पर अपनाई हुई है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई भी हैं। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, आपने चर्चा की इन किशोरियों से जो आज जाने वाली हैं, वाघा बॉर्डर जाएंगी, और सबसे पहले तो ये अलग किस्म का दरअसल रोमांच होता है। आप जिस इतिहास को या आप जिस वर्तमान को किताबों में पढ़ते हैं, आप उससे रूबरू होंगे और उसे पास से महसूस कर पाएंगे। रंजना, सही कहा आपने, क्योंकि एक अलग तरह का रोमांच और एक अलग तरह का जो उत्साह है इन बच्चियों में अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि साहस और जो देशभक्ति की भावना है वो इन तमाम लाडलियों के अंदर समाहित होगी। कुछ इसी तरह के अनुभव को एक्सप्लोर करने के लिए ये जो 196 से ज़्यादा लाडलियां हैं आज रवाना हो रही हैं बाघा बॉर्डर के लिए। और अब से कुछ ही पलों का इंतजार है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे और इन बच्चियों को हरी झंडी दिखाकर बाघा बॉर्डर के लिए रवाना करेंगे। और आप देखेंगे कि जो उत्साह है, जो जोश है वो इन बच्चियों में साफ तौर पर यहाँ नजर आ रहा है। और इन बच्चों से बात भी करेंगे कि बेटा आज आप लोग रवाना हो रहे हैं बाघा बॉर्डर के लिए। सबसे पहली बात तो इतनी सारी प्रदेश भर की लाडलियों में से आप लोगों को चयनित किया गया है तो कितना ज्यादा खुशी भी है और उत्साह भी है कि आप लोग एक अलग तरह का अनुभव बाघा बॉर्डर जब पहुंचेंगे तो वहां से लेकर आएंगे। मैम, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इतनी सारी लाडली लक्ष्यों में हमारा सिलेक्शन हुआ तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड भी बहुत हैं। हम सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं जिनने हमें यहाँ भेजा है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू उनके लिए। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वहाँ स्पोर्ट्स वगैरह है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। देश सेवा करने का जज्बा अभी आपके अंदर पैदा होगा, आप चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल होगा जी। आप किस तरीके से एक अलग एक्सपीरियंस लेकर वहाँ से लौटेंगी? देश की सेवा का जो जुनून है या जो देश सेवा के लिए आप जाना चाहती हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह का उत्साह भरेगा आपके मन में। जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वहाँ पर जाके वहाँ पर जवानों को देखूंगी, वहाँ कैसे वो लोग करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, वो सब देखूंगी। और जिले से आप यहाँ पर पहुँचे बेटा? मैं पन्ना जिला से हूँ जी। आपको कितना ज्यादा खुशी है कि आप जब जाएंगे तो एक अलग तरह का उत्साह, एक अलग तरह का जो रोमांच अपने मन में भरकर लौटेंगे? जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे बाघा बॉर्डर जाने का मौका मिला है और वहाँ हम देखकर देश की सेवा देखकर हम भी वहाँ की देश की सेवा के लिए प्रेरित होंगे। बिल्कुल। हैं आपके माता पिता। चलिए रंजना, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इन बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे अवनी की उड़ान के बाद देश की बेटियों को पर लगे थे, आज भी वैसे ही एहसास। अगली खबर, मध्य प्रदेश में फूड ऑयल ने महंगाई का तड़का लगाया है। खाद्य तेल महंगा हो गया, 5 दिन में तेजी से दाम बढ़े हैं।
प्रति लीटर 22 से 25 रुपए फूड ऑयल महंगा हो गया है। इसके चलते किचन का बजट भी बिगड़ा है। स्टॉक लिमिट का व्यापारियों ने विरोध किया है। महंगा हो गया 4 से 5 दिन में 10 से 12 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगाई हुई है और इस महंगाई की जो मार है वो सीधे तौर पर आम लोगों पर देखी जा रही है। आप तेल खरीदने आए थे, महंगा तेल है क्या? पहले सस्ता था 150, 140, 150। ये कब से महंगा हुआ है? अभी हो गया महंगा 8 दिन से। उन्होंने बताया कि 140 रुपए तक पहले 8 दिन पहले था, लेकिन अब बढ़ के 180 तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में आम लोगों को इसकी खासी दिक्कत जो है यहाँ पर देखी जा सकती। कैमरे के सामने जिस तरीके की तस्वीर दिखी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि किस तरीके से महंगाई की मार उनको झेलना पड़ रही है। यहाँ पे जो व्यापारी है, सर जो फूड ऑयल है वो महंगा हो गया है, खाद्य तेल जो है अभी 15 रुपये किलो महंगा हो गया, 15 से 20 रुपये किलो महंगी। जिस तरीके से इंडोनेशिया ने जो हमारे देश अपने देश में सबसे ज़्यादा आयात करते थे, करीब 70% पाम ऑयल हमारे इंडोनेशिया से आता था, वहाँ की सरकार ने इस पाम ऑयल पे रोक लगा दी और 35,000 टन जो कि हमारे देश आने वाला था पाम ऑयल, वो वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की आर्मी ने उसको रोक लिया। इस वजह से यहाँ पे एकाएक रेट बढ़े हैं, करीब 15 रुपये तक होलसेल मार्केट में इसके रेटों पे इजाफा हुआ है। बिल्कुल सरकार की तरफ से लिमिट, स्टॉक लिमिट करके कोशिश की जा रही है ताकि ये क्राइसिस आगे ना बढ़े, लेकिन जो फूड ऑयल में प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है, ये आगे भी बढ़ने के आसार है यदि सप्लाई इसी तरीके से रुकी रही। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो ये भी एक बड़ा झटका, और वैसे भी इंडोनेशिया के बैन के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि तेल, खाद्य तेल महंगा होगा। ये जो तेल आप घरों पे इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी जो पाम ऑयल है उसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे फ्लेवर के लिए हो, रिफाइनमेंट के लिए हो। और अब जबकि इंडोनेशिया ने बैन कर दिया है, ज़रूरत का सबसे ज़्यादा तेल इंडोनेशिया देता है। बहरहाल विकास हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, मनोज भोपाल से। मनोज की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे, लिहाजा पहले मैं विकास आपके पास आना चाहूंगा। पेट्रोल के बाद सबसे ज्यादा खपत अगर किसी चीज की है तो खाद्य तेल की है। भारत तेल खाने वाला भी है, इससे जुड़े ऐसे वैसे मुहावरे भी, उनकी आज बात नहीं करेंगे, लेकिन ये झटके की तरह है 20 से 25 रुपए महंगा होना। विकास, यहाँ बिल्कुल ललित शुरुआत से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जो वृद्धि है, मूल्यों की वृद्धि वो होनी ही है, चूंकि पूर्व में बढ़े हुए जो दाम है उसमें परिवहन के बाद ये असर लगाए जा रहे थे कि परिवहन के बाद खाद्य पदार्थ की जो चीज़ें हैं उन पर कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में परिवर्तन देखने को मिलेगा, मूल्यों में वृद्धि होगी। चूँकि इस वक्त हम इंदौर के बेहद सामान्य बाजार मालवा मिल इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर उस दुकान पर मौजूद है जहाँ थोक का तेल का व्यापार होता है। ये बताया जा रहा है कि जो वैश्विक स्तर पर अचानक से जो परिवर्तन हुए हैं उसी की वजह, क्वालिटी भी ढंग की नहीं आ रही है। खाद्य तेलों की अगर बात की जाए तो उसमें क्या परिवर्तन आया? 10-12 रुपए किलो की तेजी आ गई है अभी, ये 8-10 रोज में। ग्राहकी पे कुछ असर पड़ा है इसका? नहीं, अभी गिराकी तो शादी ब्याह की है ना सर, तो उसकी वजह से तो गिराकी तो चल ही रही है। तो अभी आजकल हर ग्राहक को पैक ही देते हैं, एक माली बेचना तो उसमें, और उसमें भी शिकायत ला रहे हैं ग्राहक। पैकिंग का कोई से भी कंपनी का भी आ रहा है, उसमें भी आधे में झाग की शिकायत आ रही है। जी बिल्कुल ललित जी, न सिर्फ कीमत की बात की जाए, कीमतों में तो वृद्धि हुई है, इसके साथ साथ में क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं खासा इसमें अब तकलीफ ग्राहकों को मिल रही है। क्योंकि जो खुद दुकानदार है उन्होंने बताया कि अब जो ये इसका इफेक्ट है, सीधा सीधा जो इसका जो प्रभाव है वो ग्राहक पर या किचन पर नहीं पड़ रहा, चूंकि इन दिनों रसोई का सामान बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, शादी ब्याह का सीजन है, इस वजह से बहुतायत संख्या में देखा जाए तो बड़े स्तर पर इसका असर पड़ रहा है। चूंकि इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसी का असर ये है कि अब खाद्य तेल के दामों पे अचानक से बढ़ोतरी हुई है। और बीते कुछ समय, बहुत कम समय में ये अचानक से वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी यही उम्मीद हर किसी को है, चाहे ग्राहक हो, क्रेता हो या विक्रेता हो, सभी को यही उम्मीद है कि डीजल पेट्रोल के बाद अब ये खाद्य पदार्थों के जो तेल, खाद्य तेल जो है उसके दामों में जो बढ़ोतरी हुई है इसमें जल्द से जल्द गिरावट भी आए और इससे बहुत ज्यादा इसके दाम और आगे ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, किस तरीके का रिएक्शन? हालांकि आमतौर पर जो तेल से आर पार की लड़ाई है, सामना है, वो महिलाओं का होना है,
और महिला वर्ग ऐसा कि आखिरी लिमिट तक वो एडजस्ट करने में बिलीव करता है, लेकिन फिर भी झटका आज नहीं तो कल एहसास तो देगा तकलीफ का। मनोज, ललित, बिल्कुल आपने सही कहा। इसका सीधा असर जो है वो खास सामग्री के साथ महिलाओं पर भी पड़ेगा, क्योंकि किचन का जो पूरा बजट संभालने का काम महिलाएं करती है। ऐसे में यदि तेल के रेट में 20 से 25 रुपए तक के इजाफा होता है, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी कल तक 15 से 20 रुपये था, यानी यो तेल 5 दिन पहले करीब 160 रुपये 155 रुपये प्रति लीटर बिकता था, वो अब 180 रुपये तक चले गए। क्योंकि तेल की भी अलग अलग वैरायटी है, चाहे वो सूरजमुखी का तेल हो, मूंगफली का तेल हो या फिर सोयाबीन से बना तेल। तो ये इसका सीधा तौर पर असर जो है वो किचन पर पड़ा है और आम आदमी के बजट को भी गड़बड़ाने का काम जो है इस महंगाई के दौर में इस खाद्य तेल ने किया। यही कारण है कि अब लोगों का सीधे तौर पर रिएक्शन, जब हम हनुमानगंज के जुमेराती बाजार में मौजूद थे और इस स्टोरी को कर रहे थे, तो उस दौरान कई लोग ऐसे मिले जो कि दुकान पर आ रहे थे और पूछ रहे थे, सिर्फ रेट उन्होंने पूछा कि क्या भाव है खाद्य तेल का। दुकानदार ने जो रेट बताया तो ग्राहक ने उसका रिएक्शन देते हुए कहा कि 4 दिन पहले तो इतना सस्ता था। अब दुकानदार के पास, व्यापारी के पास जवाब नहीं है कि वो कस्टमर को कैसे समझाए। तो सीधे तौर पर ये असर जो है मार्केट में अब देखने को मिलने लगा है। और महंगाई वैसे ही जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर है, आम आदमी का बजट वैसे ही बिगड़ा हुआ है। और ऐसे में यदि खाद्य तेल जो कि सीधे भोजन से जुड़ा है, अन्य खाद्य सामग्रियों से जुड़ा है, यदि वहाँ पर भी इस तरीके की महंगाई की मार देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी के बजट पर सीधा इसका असर जो है पड़ता है। इसके अलावा दूसरे जगहों पर यदि हम बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, भोजनालय की बात करें, होटल की बात करें, या फिर जो खाद्य तेल से जितनी भी सामान को बनाया जाता है, नमकीन बनाया जाता है, दूसरे सामानों को बनाने का काम किया जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं 2 से 3 रुपए की महंगाई जो है वो दर्ज की गई है। वहाँ पर भी इसका असर साफ तौर से देखा जा रहा है। यदि सप्लाई नहीं की गई तो आने वाले समय में दिक्कत और आम जनता के सामने आएगी। जो महंगाई अभी 15 से 20 रुपए है वो और आगे बढ़ेगी। इसलिए सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए, क्राइसिस ना हो, स्टॉक लिमिट लगा दी है। थोक व्यापारियों के लिए 500 क्विंटल खाद्य तेल की लगाई है, थोक फुटकर के लिए 30 क्विंटल की लगाई, लेकिन व्यापारियों ने अब इसका भी विरोध करना शुरू कर दिया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका, मनोज आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इधर रायपुर का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर। प्रदेश में बेरोजगारी की दर लगातार दूसरे महीने 0.6% रही है। अप्रैल 2022 में भी बेरोजगारी की, अप्रैल के जो आंकड़े जारी हुए तब भी बेरोजगारी की दर 0.6% थी। बेरोजगारी दर की अगर देश की बात कर ली जाए 7.8% है। अब CMIA के जो आंकड़े हैं उनके जरिए खुलासा हुआ है कि ये जो बेरोजगारी दर, न्यूनतम बेरोजगारी दर है छत्तीसगढ़ की, वो बरकरार है 0.6%। CMIA के जो ताजा आंकड़े हैं वो फिर यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है, ममता के पास लिए चलेंगे। ममता, 0.6 का न्यूनतम या कहा जाए लगभग ना के बराबर का जो आंकड़ा है वो बरकरार है। ममता, बिल्कुल देखिए, और लगातार अगर हम बात करें तो राज्य के लिए इसको एक उपलब्धि के तौर पे देखा जा सकता है। ऐसे समय में जब पूरा देश जो है कोरोना से जूझ रहा था, छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं था, और लगातार अगर हम बात करें तो तमाम जो आर्थिक गतिविधियां जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई थी। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की जो दर है वो इतने कम उस पर है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कहते रहे हैं कि फोकस इस तरह से रहा है कि किसी न किसी तरीके से रोजगार जो है वो दिया जाता रहे। और तब जब लंबे समय तक फैक्ट्रियां बंद थी और बहुत सारे, तब सरकार ने पैरेलल रास्ता निकाला था, और यही वजह है कि उसका असर दिखाई दे रहा है कि बेरोजगारी की दर जो है वो पूरे देश के तुलना में यहाँ पर बेहद कम है छत्तीसगढ़ में। जी शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर उसी न्यूनतम स्तर पर। अब जबलपुर का रुख कर रहे हैं। समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी
को लेकर जबलपुर फिसड्डी साबित हुआ है। अब तक टारगेट से आधी भी गेहूं की खरीद नहीं हो पाई है। समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में किसान कोई रुचि नहीं ले रहे। बाजार में उन्हें गेहूं का अच्छा दाम मिल रहा है। 5.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का टारगेट तय किया गया था और अब तक सिर्फ 2.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो पाई है, जबकि अभी गेहूं खरीदी के लिए सिर्फ 15 दिन बाकी है। और अब खबर ग्वालियर से। प्रशासन ने बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। निजी अस्पताल से फर्जी MLC मेडिकल रिपोर्ट बनवाई गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में घायल को गोली लगना बताया गया। अब सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट कहती है कि नहीं, गोली तो लगी नहीं। कलेक्टर के आदेश पर बने मेडिकल बोर्ड ने फर्जीवाड़ा पकड़ा है। निजी अस्पताल और लैब से यह फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई गई थी और बेगुनाह श्रीकृष्ण नरवरिया को हत्या के प्रयास का आरोपी बना दिया गया। अक्टूबर 2021 में महाराजपुरा थाना में यह केस दर्ज हुआ था, 307 का केस। श्रीकृष्ण पर जितेंद्र ने केस लगाया था। राइफल से गोली चलाने का आरोप लगाया गया था और आरोपी बनाया गया था श्रीकृष्ण को, जबकि घटना स्थल पर जो श्रीकृष्ण है आरोपी, वो मौजूद ही नहीं था। फर्जी MLC के जरिए थाने में मामला दर्ज करवाया गया। CMHO ने निजी अस्पताल पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। खबर सतना से। युवक को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है। खौलता तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। जीजा ने साले पर खौलता तेल उड़ेल दिया। ये युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। जिला अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है। समोसे का ठेला ये युवक लगाता है और पारिवारिक विवाद इस हद तक पहुंच गया कि एक युवक की जान पर बनाई। आरोपी फरार है। उसके एक साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उचेहरा थाना इलाके का ये पूरा मामला। पारिवारिक विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर पारिवारिक रंजिश इतनी कैसे बढ़ी कि एक जीजा ने साले को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की है। खौलता तेल डालकर जिंदा जलाने के प्रयास का यह पूरा मामला है और अब उपचार इस युवक का किया जा रहा है। आरोपी फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। और अब खबर टीकमगढ़ से। चलती ट्रेन से युवती को फेंकने वाला आरोपी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी स्थित घर से आरोपी गिरफ्तार हुआ। यूपी के ललितपुर का रहने वाला है आरोपी। JRP पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस की मदद से गिरफ्तारी हुई है। चलती ट्रेन में युवती के साथ छेड़छाड़ इसने की। जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने इसे चलती ट्रेन से फेंक दिया। JRP आज आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी। तो टीकमगढ़ से बड़ा अपडेट इस मामले में। चलती ट्रेन से युवती को फेंकने का यह मामला है। इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मनचला छेड़खानी की कोशिश कर रहा था। युवती ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो इसने युवती को चलती ट्रेन से फेंक दिया। युवती की हालत गंभीर है। उपचार उसका लगातार चल रहा है। यूपी के ललितपुर का यह रहने वाला है। घर से ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। JRP पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। अब इसे इसकी ट्रांजिट रिमांड लेकर इसे मध्य प्रदेश लाया जाएगा। टीकमगढ़ का ये पूरा मामला है और अब यहां पर भी पड़ताल होगी। अदालत में पेश करने के बाद रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी। टीकमगढ़ से ये बड़ा अपडेट। चलती ट्रेन से युवती को फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के ललितपुर का रहने वाला, वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई है। JRP और कोतवाली पुलिस दोनों की मदद से यह गिरफ्तारी हुई है। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।